हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या होता है, राइट। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हम कहते हैं। तो बेसिकली मार्केट क्या होता है, एक प्लेस होती है, एक प्लेस जहाँ पे क्या होता है, बायर एंड सेलर एक साथ आते हैं और जिस भी पर्टिकुलर चीज़ का वो मार्केट होता है उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। फ्रूट मार्केट में फ्रूट की सेलिंग परचेजिंग होगी, वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स की परचेजिंग से सेलिंग होगी, है ना। तो हर एक का अपना मार्केट होता है, स्पेसिफिक मार्केट, जहाँ पे होता क्या है कि बायर और सेलर मिलते हैं। सो इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है, एक मार्केट है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर क्या हो रहे हैं, मीट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और यहाँ पे जो डील करेंगे, जिस चीज़ में बाइंग एंड सेलिंग होगी वो क्या होगी, स्टॉक या सिक्योरिटीज। सो ये एक ऐसा मार्केट है जो एक स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा प्लेस है या ऐसा मार्केट है जहाँ पे ये एक्सचेंज क्या करता है, शेयर डिवेंचर, या मतलब जितने भी आपके स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ है उनको मनी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये बाइंग एंड सेलिंग में होगा क्या, पर्टिकुलरली एक जो एंटिटी होगी वो अगर परचेज कर रही है तो उसे सिक्योरिटीज़ मिलेंगे और वो पैसे पे करेगी। वहीं जो सेलर होगा वो क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा और मनी को रिसीव करेगा। तो मतलब यहाँ जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज किस में हो रहा है, सिक्योरिटीज़ का मनी में एक्सचेंज हो रहा है या मनी का सिक्योरिटीज़ में एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ को लेके मनी दिया जा रहा है या सिक्योरिटीज़ देके मनी रिसीव की जा रही होगी, राइट। सो बेसिकली यहाँ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होगी वो ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होती हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि देखिए, दो तरीके के मार्केट हमने पढ़े हुए हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, है ना। और प्राइमरी मार्केट हम हमेशा कहते हैं एक ऐसा मार्केट जहाँ पे न्यू इश्यूज़ को डील किया जाता है, मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फ्रेश सिक्योरिटीज़ सेल या परचेज होती हैं। वहीं पे सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़ को कंपनी ने इशू कर दिया था उन सिक्योरिटीज़ की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। मतलब जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं, कंपनी के थ्रू इशू किए जा चुके हैं, शेयर्स या बॉन्ड्स या डिवेंचर्स शेयर कंपनी ने इशू कर दिया है, अब उन सिक्योरिटीज़ को जिन्होंने भी परचेज किया था, अब वो जब सेल करना चाहते हैं या कोई नया जिसने अभी तक जिसने उसे अभी नहीं परचेज किया था वो परचेज करना चाहता है, तो उनके लिए ये मार्केट है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होते हैं या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी ट्रेडिंग होती है, राइट। तो यहाँ पे जो ओनरशिप होती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की वो एक्सचेंज हो रही है, किनके बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में। मतलब सपोज करिए कंपनी अपने शेयर्स लेके आई, आईपीओ लेके आई और उन्हें शेयर इशू कर दिया। अब पब्लिक में से ABCD ने वो शेयर्स परचेज कर लिए। अब ABCD क्या हो गए, इनके परचेजर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, करेक्ट। अब अगर यहाँ पे इन शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स को सेल करना है तो वो कहाँ पे जाएंगे, उनके लिए जो मार्केट है दैट इज़ योर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अब ये लोग ABCD, ये जो पर्सन्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, वो अपने पास जो शेयर्स लिए थे, जो कंपनी ने इशू किया था और इन्होंने खरीदे थे, उन शेयर्स को ये क्या करेंगे, सेल करेंगे, है ना। अब ये किसी नए इन्वेस्टर को, कोई जो नया खरीदना चाह रहा है उस कंपनी के शेयर्स, उनको सेल करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बीच में सेल परचेज हो रही है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की, ओनरशिप एक्सचेंज हो रही है। कंपनी ने तो अपने शेयर इशू कर दिए, जो शेयर होल्डर को इशू कर दिए। अब वो शेयर होल्डर A हो, B हो, C हो, D हो या XYZ कोई और हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बीच में शेयर्स की ओनरशिप चेंज हो रही है, कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो मनी रेज होती है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी सेल किया जाता है, वहाँ पे जो मनी रेज होती है उससे कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब कंपनी को कैपिटल नहीं मिलता है। कंपनी को कैपिटल अगर रेज करना होता है तो उसको प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ता है, सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को कैपिटल रेज नहीं होती, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर्स के बीच में कैपिटल फ्रेम होती है। कंपनी जिसके शेयर से, जिसकी सिक्योरिटीज़ को डील किया जा रहा है उसको कैपिटल नहीं मिलता, वो कोई मनी रेज नहीं कर सकता। तो यह कंपनी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। अब किस प्राइस पे होगा, जैसे कंपनी जब इशू करती है तो कंपनी अपना प्राइस फिक्स करके करती है कि भाई उसे आईपीओ कितने पे लाना है, तो वो अपनी मार्केट वैल्यू और बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस लगा देती है और उसके हिसाब से सेल परचेज होती है। लेकिन जब वो इशू हो चुका है और जब इन्वेस्टर्स के हाथ में है, तब वो इन्वेस्टर्स किस प्राइस पे उसको मार्केट में सेल करेगा वो किस बात पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होती है वो कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई, कि किस कंपनी के शेयर्स की या किस कंपनी के सिक्योरिटीज़ की कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से उसके प्राइसेस सेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अभी कि जैसे ही अडानी ग्रुप के बारे में थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई तो क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट में देखा गया कि उनके शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। क्यों डिक्रीज़ हो गई,
गई क्योंकि उनकी नेगेटिव वैल्यू आते ही जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये लगा कि अभी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी शायद लॉस में हो या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आए। तो जब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इन कंपनी को इतना अच्छा प्राइस देने का मतलब नहीं बनता है, कंपनी गिरेगी, नीचे गिरेगी, उसको लॉस होगा या चीज़ें गलत निकल के आएंगी। तो ऐसी कंपनी में ऐसी केस में उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। जब कंपनी के शेयर्स की, कंपनी के सिक्योरिटीज़ की डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगे। सारे लोग फटाफट सेल करना शुरू कर देते हैं कि नहीं अब कंपनी वर्स्ट पोजीशन में जा रही है, इस कंपनी के शेयर्स को सेल करना शुरू करो। अब जब कंपनी के शेयर्स को सेल करेंगे और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से प्राइसेस को डिटरमाइन कौन करता है, डिमांड एंड सप्लाई करती है स्टॉक एक्सचेंज में। इज इट क्लियर? अब स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग SCRA ने एक डेफिनेशन दी। SCRA क्या है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो SCRA ने क्या कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, जो कॉन्स्टिट्यूट बनाई इसी पर्पज़ के लिए जा रही है कि वो कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को, जिन सिक्योरिटीज़ में बाइंग एंड सेलिंग या डीलिंग होने वाली है, उन सिक्योरिटीज़ को असिस्ट करे, रेगुलेट करे और कंट्रोल करे। इट मीन्स ऐसी कोई भी एंटिटी, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश हुआ है कि वो कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग को असिस्ट कर पाए, रेगुलेट कर पाए और कंट्रोल कर पाए। उसी को हम क्या कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की, राइट। सो स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलेगी। पहली बात, ये एक मार्केट है, किसके लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए। मार्केट मतलब एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होने वाली है। किसकी होने वाली है, सिक्योरिटीज़ की होने वाली है। सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट की हो, कॉर्पोरेट कंपनीज़ की हो, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ की हो, इन सारी कंपनीज से सिक्योरिटीज़ को बॉट एंड सोल्ड किया जाएगा जिस प्लेस पे, वो आपका स्टॉक एक्सचेंज है। तो बेसिकली एक मार्केट है ये, सिक्योरिटीज़ का मार्केट। दूसरा फीचर क्या है, इस मार्केट में हमेशा सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को डील किया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ को, वो ऐसे बॉन्ड्स, शेयर्स, ऐसे सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी कंपनी ने पहले अनाउंस कर दिया, इशू कर दिया, लोगों ने खरीद लिया, अब जिन्होंने खरीदा है वो उसको सेल परचेज करेंगे और वो जिस मार्केट में करेंगे उसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। सो बेसिकली ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ का मार्केट होता है ना। रेगुलेट ट्रेड इन सिक्योरिटीज़, इसका फीचर्स ये भी है कि ये एक्सचेंज जो है ना, अपने नाम से, मतलब एक्सचेंज कोई शेयर्स परचेज नहीं कर रहा है, एक्सचेंज कोई शेयर सेल नहीं कर रहा, बल्कि एक्सचेंज एक प्लेस है जहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनीज के शेयर्स, कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को जिन इन्वेस्टर्स ने परचेज कर रखा था, वो ब्रोकर की हेल्प से दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल या परचेज कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर या एक्सचेंज के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनीज के बिहाफ पे, मतलब कंपनीज के शेयर परचेज या सेल हो रहे हो तो कंपनीज के बिहाफ पे उन इन्वेस्टर्स से उन शेयर्स की, उन सिक्योरिटीज़ की सेलिंग एंड परचेजिंग कहते हैं। तो ये सिर्फ रेगुलेट करता है कि उन सिक्योरिटीज़ का प्रॉपर ट्रेडिंग हो, उनको रेगुलेट कर रहा है कि वर्किंग हो रही हो प्रॉपरली। वो खुद अपने नाम से सेल एंड परचेज नहीं करता, उसकी खुद की कोई सिक्योरिटीज़ सेल एंड परचेज नहीं होती हैं। डीलिंग ओनली इन रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ की सेलिंग एंड परचेजिंग होगी जो ऑलरेडी लिस्टेड होंगी। मतलब जो BSE या NSE जो स्टॉक एक्सचेंज में वो क्या होती है, लिस्टेड होती है, मतलब वो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, उन कंपनीज़ के शेयर्स की ही यहाँ पे डीलिंग होगी, उन्हीं कंपनीज़ के शेयर्स को सेल परचेज होगा। इसी को कहते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज़ या लिस्टेड कंपनीज़, और जो नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन लिस्टेड कंपनीज़, राइट, या नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज़। सो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को ही डील किया जाता है। ट्रांजैक्शंस, सो यहाँ पे जो होता है, जो ऑथराइज ब्रोकर होंगे या मेंबर होंगे, सिर्फ उन्हीं के थ्रू ये सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। कोई भी अपने आप से सोचे कि वो स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर बन के सेल परचेज कर रहा, नहीं, ऑथराइज ब्रोकर्स को ही सेल परचेज करने की परमिशन होती है। और कौन होगा ब्रोकर, कैसे होंगे, उसके लिए सेबी की प्रॉपर गाइडलाइंस होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो होते हैं वही ट्रांजेक्शन्स करा सकते हैं, मतलब ये बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं। ऑपरेट एज पर रूल, स्टॉक एक्सचेंज हमेशा सेबी की दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से ही वर्क करता है। सो स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ भी होगा, पूरा एक्सचेंज, पूरी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग, वो पूरा कंट्रोल किसके थ्रू होता है, सेबी की गाइडलाइंस के थ्रू होता है। तो सेबी टाइमली रेगुलेशंस रिगार्डिंग टू ब्रोकर्स, रिगार्डिंग टू सिक्योरिटीज़, रिगार्डिंग टू कंपनीज इशू करती रहती है। इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की जाती हैं और वो पूरा इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, उन्हीं के रूल के हिसाब से
से आपका स्टॉक एक्सचेंज डील करता है, राइट। अब यहाँ पे तो हो गया कि ये स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एक मार्केट है, एक प्लेस है जहाँ पे कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को ट्रेड और परचेज़ हम करते हैं, मतलब सेल और परचेज़ हम करते हैं, तो पूरी ट्रेडिंग होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस मार्केट में ट्रेडिंग एंड सेलिंग होगा कैसे, मतलब ये ट्रेडिंग बेसिकली परचेजिंग एंड सेलिंग होगी कैसे, और वाकई में अगर ये एक ऐसी प्लेस है तो वहाँ पे फिर सेटलमेंट कैसे होता है, राइट। मतलब कैसे पैसे मिलेंगे इन्वेस्टर्स को, एक इन्वेस्टर्स का शेयर्स किसी दूसरे इन्वेस्टर के पास कैसे चला जाएगा, वो जो पेमेंट करेगा वो उन्हें कैसे मिलेगा, बीच में ब्रोकर वर्क करेगा, हमें डील करना इसी पर्टिकुलर मार्केट में, तो ये मार्केट कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये जिस तरह का क्वेरीज आती है ना, उसी के रिगार्डिंग कहा गया कि इनका ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर हमें समझना चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर की। जो ट्रेडिंग मतलब हो गया बाइंग एंड सेलिंग, है ना। तो ट्रेडिंग जो होता है सिक्योरिटीज़ का, वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, थ्रू एन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब बाइंग एंड सेलिंग जो भी होने वाली है, जो भी डील कर रहे हैं आप सिक्योरिटीज़ में, परचेज कर रहे हैं या सेल करना है, ये चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ही होंगी, राइट। अब जितने भी सेल शेयर्स या डिवेंचर्स या बॉन्ड या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिन भी सिक्योरिटीज़ की आप बाइंग कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या जिन भी सिक्योरिटीज़ को आप सेल कर रहे हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम से होनी है तो वाया कंप्यूटर होंगी, राइट। अब यहाँ पे होगा कैसे कि जो स्टॉक एक्सचेंज होगा ना, वहाँ पे मेन सर्वर होगा, मतलब मेन कंप्यूटर सिस्टम होगा, और बाकी ऑल ओवर द कंट्री जो है छोटे छोटे टर्मिनल्स होंगे। मतलब कोई किसी भी जगह से बैठ के स्टॉक एक्सचेंज में सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकेगा, तो मेन सर्वर से वो कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यार कंप्यूटर के थ्रू ये होगा, तो मेन सर्वर स्टॉक एक्सचेंज का रहेगा, और किसी भी जगह बैठ के आप मेन सर्वर से कनेक्ट होके आप करंट में जैसा चल रहा होगा ऑनलाइन, जैसा रियल टाइम में जो वहाँ पे हो रहा होगा, वो चीज़ें आप आपके थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और आप सेलिंग एंड परचेजिंग को कंप्लीट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे ये ट्रेडिंग करने के लिए जिसकी ज़रूरत होगी वो होगा कौन, ब्रोकर या वो जो मेंबर, ब्रोकर मतलब बेसिकली वो क्या हो जाते हैं कि वो मेंबर होते हैं किसके, स्टॉक एक्सचेंज के, जो ऑथराइज है कि आप ही ये सेल एंड परचेज को कंप्लीट कराइए। अब जैसे कि आप जब किसी शॉप पे जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे एक सेल्स पर्सन होता है ना, जो आपको बताता है, कंपनी का ओनर, मतलब जो आप कपड़े खरीद रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो किसी भी कंपनी का होता है ना, कपड़े किसी भी कंपनी के होंगे, लेकिन वो जो शॉप होती है उस शॉप का ओनर कोई और होता है ना, और जो आपको कपड़े दिखा रहा है वो पर्सन तो कोई और होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही समझिए कि वो पूरा जो मार्केट है ना, वो जो शॉप है ना, वो आपका स्टॉक मार्केट हो गया है ना, जिसको रेगुलेट कौन कर रहा है, लाइक ओनर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बना रहा है, सेबी बना रही है, राइट। अब जिन भी कपड़ों में आप परचेज करने गए हो या जिन कपड़ों को आप देख रहे हो, वो कपड़े जिस कंपनी के हैं ना, वो कंपनी क्या हो गई, आपकी सिक्योरिटीज़ की कंपनी हो गई। जैसे आपके शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर हो गए, उनकी कंपनी हो गई, वैसे ही जो कपड़े आप खरीदने जा रहे हो ना, आउटलेट्स, वो पूरे क्या हो गए आपके, उन पर्टिकुलर कंपनी को डिनोट करते हैं। और जो सेल्स पर्सन हो गया, क्योंकि आपको किसी भी कंपनी का आपकी चॉइस के हिसाब से आपकी प्राइस में कपड़े दिखा कौन रहा है, ब्रोकर, मतलब वो आपका सेल्स पर्सन दिखाता है ना कि ये ड्रेस या ये वो आपको हेल्प कर रहा है। तो सिमिलरली इस मार्केट में भी सेल परचेज करने के लिए जो हेल्प करने वाला वो कौन है, ब्रोकर। तो ब्रोकर के थ्रू ही ये पूरा ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होगा। इज इट क्लियर? ये मीडियम है आपका, इंटरमीडियरी है, जो आपका पूरा कंपनीज का जो भी इन्वेस्टर्स के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कराना है वो वही कराएगा। दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का वर्क प्ले करता है कौन, आपका ब्रोकर प्ले करता है। तो ऑथराइज्ड ब्रोकर ही इस सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग को कंप्लीट करते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, राइट। अब ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो अब ट्रेडिंग करेंगे कैसे? सपोज करिए कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब मुझे किसी कंपनी का शेयर खरीदना है। अब मैं आईपीओ तो खरीदने जा नहीं रही हूँ, मतलब कंपनी ने पहली बार शेयर आईपीओ लाया है और मैं जाके खरीदने जा रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। मैं बस किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहती हूँ, तो ऑलरेडी इशूड शेयर से ही खरीदूंगी। तो अब मुझे खरीदना है तो मुझे क्या करना होगा, राइट। तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग कैसे होगा, मुझे खरीदना है तो मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रोकर को सेलेक्ट करिए आप, है ना। तो इन्वेस्टर्स जो बाय या सेल करना चाहता है सिक्योरिटीज़ का, और वो फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है आपके स्टॉक मार्केट में, उसको सबसे पहले क्या करना होगा, किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर को या सब ब्रोकर्स को समझना होगा, उनको सेलेक्ट करना होगा कि मुझे किस ब्रोकर के साथ मिलना है। कहते हैं ना, कौन सा सेल्स पर्सन अच्छे से सामान दिखाते हैं। या आप ऐसे समझिए कि जो फ्रेंचाइजी खुली रहती है कि लाइक रिलायंस ट्रेंड है, तो रिलायंस ट्रेंड में कौन से वाले रिलायंस ट्रेंड पे कौन से वाली शॉप पे आपको जाना है, उनकी किस वाली ब्रांच में आपको जाना है कि जहाँ पे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। तो
तो ऐसे ही बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो आपको कौन से ब्रोकर पे जाना है जहाँ पे आपको लगता है कि उस कंपनी के बहुत अच्छे शेयर्स या बहुत सारे अच्छी चीज़ें वो दिखाएंगे। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले काम क्या करने वाले, ब्रोकर को सेलेक्ट करने वाले हैं। इज इट क्लियर? अब आप अगर ऑफिशियली देखें, मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, तो बहुत सारे ब्रोकर वर्क कर रहे होते हैं, है ना। जैसे आपके ज़ीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकर हो गए, ये सारे क्या हो गए, ये सारे ब्रोकर का ही काम है। आपकी जो बैंक होती है वो ब्रोकर का वर्क प्ले करती है। आप अपनी बैंक को भी कहेंगे तो बैंक भी ब्रोकरेज का काम करती है, वो ब्रोकर बन जाती है आपके लिए। इज इट क्लियर? तो बेसिकली एंजल ब्रोकर या ज़ीरोधा, हमने किसी को सेलेक्ट कर लिया, हमने एंजल वन को सेलेक्ट कर दिया, ज़ीरोधा किसी को सेलेक्ट कर लिया, किसी ब्रोकर को। तो अब जब हम ब्रोकर को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा उनसे एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई वो कितना ब्रोकरेज लेंगे, हमसे कमीशन कितना लेंगे, कब इंट्राडे करने में, मतलब एक ही दिन के अंदर परचेज करके सेल करेंगे तब मेरे से कितना चार्जेस कट करेंगे, नॉर्मली कितना कमीशन काटेंगे। तो हमारा उनसे पूरा एग्रीमेंट हो गया, हमें पूरा समझ में आ गया, उन्होंने पूरा प्रोसेस हमें बता दिया। अब क्या होगा, वो जब मेरा उनसे कांटेक्ट हो गया तो उन्होंने क्या करना कि मेरा एक डीमैट अकाउंट ओपन कर देंगे। वो जैसे बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर अकाउंट या डीमैट अकाउंट, ठीक है। और जब डीमैटलाइज अकाउंट जो होता है ना डिपॉजिटरी का, तो उसी में डीमैट अकाउंट होता है। अब ये होता क्या है वो हम अभी आगे देख लेंगे। सो बेसिकली अब क्या होगा, मेरा एक डीमैट अकाउंट ओपन होगा, ये बेनिफिशियल ओनर अकाउंट होगा। अब ये जो मेरा अकाउंट ओपन हो रहा है वो कहाँ ओपन होगा, इज इट क्लियर? अब जैसे मुझे अपना पैसा डिपॉजिट कराना है, तो मुझे पैसा डिपॉजिट कराना है, ये मुझे समझ में आ गया। तो अब मुझे बैंक जाना होगा, मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कौन सी बैंक में जाना है, बैंक ऑफ इंडिया में जाना है या स्टेट बैंक SBI में जाना है या PNB में जाना है या HDFC में जाना है। मैंने बैंक डिसाइड कर लिया है, ब्रोकर डिसाइड कर लिया, राइट। अब मैंने बैंक डिसाइड कर लिया, मुझे पैसे जमा करने वहाँ पे ना, तो अब मुझे वहाँ जमा करने के लिए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अकाउंट जो मैं ओपन करवा रही हूँ, मैं कौन सा ओपन कर रही हूँ, मैं सेविंग करवा रही हूँ, करंट करवा रही हूँ, कहाँ करवा रही हूँ, उस पर्टिकुलर बैंक में करवा रही हूँ, राइट। इसी तरीके से तो जब यहाँ पे हमने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, अब वो मेरा डीमैट अकाउंट ओपन करवाने वाले हैं। तो डीमैट अकाउंट वो कहाँ ओपन कराएंगे, किसके पास ओपन कराएंगे, तो जहाँ वो ओपन करवाते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, राइट। अब बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जो डिपॉजिटरीज डील करती है, मतलब डिपॉजिटरी के जो एजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, वो हम आगे डील कर लेंगे। पर यहाँ पे सिंपली समझिए कि पूरा ये जो स्टॉक मार्केट में जो डील करने वाले लोग हैं ना, तो ये समझिए स्टॉक मार्केट का एक तरीके से बैंक हो गया, है ना। स्टॉक मार्केट तो प्लेस हो गई, जहाँ पे डील करना है, सेल परचेस कराने के लिए ब्रोकर आ गए, पर स्टॉक मार्केट में ये पूरा फाइनेंशियल काम हो रहा है, तो वहाँ पे एक बैंक भी है जिसको हम कह रहे हैं डिपॉजिटरी, है ना। इस तरह से आप समझिए, तो डिपॉजिटरी है। अब डिपॉजिटरी खुद तो सारा काम नहीं करेगी, तो उसने अपना एजेंट अपॉइंट कर रखा है जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, ये बजाज फाइनेंस, बजाज कैपिटल, इस तरह से बहुत सारे आपके क्या है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आप इनकी साइट पे जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज के लिए, आप डिपॉजिटरीज की साइट पे NSDL CDSL की साइट पे जाएंगे, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। तो हमने क्या करना है, डिमैट अकाउंट ओपन करा लेना है। तो ये हमारा डिपॉजिटरी में ओपन हो गया। ये कहाँ पे ओपन हो गया, डिपॉजिटरी में। तो अब डिपॉजिटरी में होने का मतलब हो गया कि कोई भी हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो उसको डील कर रहा होगा। बेसिकली हमारा डिपॉजिटरी में अकाउंट खुल गया, CDSL NSDL में हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। अब हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है। अब ये ठीक है कि डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, तो यहाँ पे हमारा सिक्योरिटीज़ आया गया, ये सब हो गया। लेकिन कैश के लिए तो बैंक अकाउंट ही होना पड़ेगा ना। तो हमारी कैश के लिए हमारा अपना बैंक अकाउंट भी होता है, जो जहाँ से डीमैट वाले पैसा, कैश का जो पैसा होगा वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो बेसिकली कैश के लिए बैंक अकाउंट भी होगा और एक सिक्योरिटीज़ के लिए हमारा डीमैट अकाउंट खुल गया, ठीक है। मतलब आप ये समझिए, डीमैट अकाउंट जस्ट लाइक अकाउंट जहाँ पे आपने जितना भी सिक्योरिटी खरीदा या जितना भी सेल किया ना, वो उसी अकाउंट में लिखा जाना है, ऐसे आप समझिए, राइट। तो अब क्या होगा कि इन्वेस्टर प्लेस एन ऑर्डर। अब जब मैंने ये सब हो गया, मेरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, अकाउंट ओपन करवा लिया। अकाउंट ओपन कराने के बाद अब क्या करना है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे खरीदना है सपोज करिए, तो मैंने क्या किया, अपने ब्रोकर को बाय या सेल, मुझे बाय करना है तो मैंने बाय का ऑर्डर दे दिया। किसको दे दिया, इन्वेस्टर्स को, राइट। कि मुझे पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं या पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स सेल करने हैं, मैंने अपने ब्रोकर को ऑर्डर दे दिया। तो ब्रोकर जो है वो क्या करता है, वो एक ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप इशू करता है इन्वेस्टर को। ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप एक होता है ना, आप एक ऑर्डर करते हो, कहीं पे भी ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर कन्फर्मेशन का आता है। तो आपने ऑर्डर किया कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के इतने शेयर्स परचेज करने हैं और किस प्राइस पे परचेज का, आपने जो भी रिकमेंड की होगी प्राइस वो आपने बता दिया, तो वो कंफर्म करता है कि भाई इस प्राइस पे या फिर जो भी अच्छी प्राइस होगी इसके नियर बाई, हम उस पर आपका ऑर्डर कंप्लीट करेंगे।
तो वो आपको ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप दे देगा, इशू कर देगा आपके, ठीक है। ये सब ऑनलाइन चल रहा है, पूरा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, ये याद रखिएगा, पूरी ट्रेडिंग ऑनलाइन होगी। अब उसके बाद क्या करता है, अब आपका जब ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप आपको इशू कर दिया, कंफर्म हो गया हो कि भाई इतना ही आपको चाहिए, तो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर ऑनलाइन ही कनेक्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज में और देखेगा, मतलब ऑलरेडी वो कनेक्टेड रहता ही है, पर अब यहाँ पे वो क्या करेगा, ढूंढेगा कि भाई आपको जिस कंपनी के जितने भी शेयर्स परचेज करने हैं, मुझे उसी प्राइस पे कोई सेलर मिल रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल रियल टाइम चलता है, मतलब इधर आपने ऑर्डर डाला, उधर कई सेलर्स की लिस्ट खुल जाती है और वो सेलर्स कितना प्राइस कोट करके बैठे हैं कि उनको अपने शेयर सेल करना है इस प्राइस पे। जैसे आपने परचेज करने के लिए प्राइस मेंशन करी है, वैसे ही जिनके पास शेयर्स होंगे ना, वो भी अपने ब्रोकर को बोलेंगे कि हमारे शेयर्स के इतने में शेयर सेल करा दो, उसकी पूरी लिस्ट हो जाती है। अब वो फटाफट मैच होता है, मतलब आपने जितनी प्राइस लगाई है, अगर उतने प्राइस का कोई सेलर दिख जाता है, वो तुरंत मैच हो जाता है ना। तो वो अब क्या करता है कि वो इस मैचिंग को स्टार्ट करता है कि हमारे लिए सही प्राइस कहाँ हो गई है। जैसे ही वो होता है ना, अगर आपका मिल गया, मैच मिल गया कि आपने जो प्राइस कोट करी थी, सेलर में भी कोई प्राइस ऐसा कोट किया था, दोनों मैच कर गए। अगर मैच नहीं होते हैं तो नियर प्राइस पे जाता है, वो आपसे कंफर्म होता है। अगर मैच कर गए तो एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन डन हो जाती है। तो जैसे ही आपका मैच कर देता है तो आपका ब्रोकर आपको ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप इशू कर देता है कि भाई आपका ट्रेड कन्फर्म हो गया, मतलब आपकी ट्रेडिंग का जो काम है वो कन्फर्म हो गया, राइट। अब जैसे ही आपका ट्रेड कंफर्म होगा ना कि भाई हाँ आपका एग्जीक्यूट हो गया, आपको सेलर मिल गया आपकी प्राइस का, तो उसके 24 आवर्स के बाद जो है, 24 घंटे के अंदर ही, और मतलब ये मैक्सिमम टाइम पीरियड 24 आवर्स का जाता है, बहुत कम टाइम पीरियड में ही ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर देता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो इशू होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में बेसिकली होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब क्या होता है कि एक पूरा डिटेल लिख के भेजेगा ना कि देखिए आपका अब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा उनको क्या मैच मिला, क्योंकि आप तो देख नहीं रहे हैं। तो बेसिकली इसी ट्रेड, ये जो होगा ना, वहाँ ट्रेड कन्फर्मेशन उन्होंने दिया कि आपकी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो गई। अब आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे हुई, तो उसी को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसमें क्या लिखा रहेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स को हमने खरीदा, बॉट या सोल्ड किया, आपके अकॉर्डिंग किस प्राइस पे किया, किस डेट को किया, किस टाइम पीरियड में हो, क्योंकि आपको पता है कि प्राइसेस सेकंड में ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो टाइम ऑफ डील, मतलब वो जो परचेज या सेल हुआ वो उसका टाइम क्या था और कितना ब्रोकरेज वो चार्ज करे, वो सब चीज़ें वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन हो जाती हैं, राइट। और आपको उसका उस पे ना, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे एक यूनिक कोड दिखेगा, मतलब एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन कोड होता है बेसिकली, जो ये बताता है कि आपका ट्रांजेक्शन इस पे हुआ। हर एक ऑर्डर के लिए अगर स्पेशल ईच, मतलब हर एक ऑर्डर के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक ऑर्डर कोड असाइन होता है, जो ये बताता है कि भाई ये ऑर्डर इस टाइम पीरियड में इस तरह से हुआ है। वो ट्रांजैक्शन कोड जो है वहाँ पे प्रिंट होके आता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे वो भी मेंशन रहता है, राइट। तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट, आपकी ट्रेडिंग डन। यहाँ तक हो गया, भाई मुझे परचेज करना था, मेरा परचेज हो गया, परचेज के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट भी मिल गया कि आपका इस प्राइस पे इतना इतना शेयर परचेज होके आ गया, या मुझे सेल करना था तो आपका इस प्राइस पे इतना इतना सेल हो गया। अब यहाँ काम तो होगा नहीं, यहाँ तो कंप्लीट हुआ नहीं, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। अब हमें वाकई में मेरे पास आना चाहिए ना, लेकिन हमें क्या पता है कि अब कोई भी चीज़ आपका जो है वो डीमेटलाइज फॉर्म में रहेगा, मतलब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था और हमने डीमेट अकाउंट खुलवाया था, तो ऑनलाइन ही आपका पैसा या ऑनलाइन ही आपकी सिक्योरिटी दिखने वाली है, राइट। तो हम इस चीज़ को कि वाकई में आपके पास आ गया कि नहीं, पैसा मिलना था तो पैसा आ जाए, पैसा जाना था तो पैसा चला जाए, और सिक्योरिटी आनी थी, परचेज़ किया तो सिक्योरिटी आ जाए आपके पास से, सेल किया तो सिक्योरिटी आपके पास से चली जाए, अब एक्चुअल हो जाए, तो उसको कहते हैं सेटलमेंट प्रोसीजर, राइट। तो ट्रेडिंग कंप्लीट, अब सेटलमेंट होगा। तो सेटलमेंट प्रोसीजर के लिए क्या होता है, सेटलमेंट एक्चुअली क्या होता है, सो बेसिकली ये ऑफिशियली ट्रांसफ़र है, किस चीज़ का, सिक्योरिटीज़ का। अगर बायर हैं आप तो आपको सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और सेलर है तो आपको क्या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कैश। भाई दोनों को तो यही मतलब है, सेलर के पास से सिक्योरिटी चली जानी है और बायर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। सेटलमेंट का मतलब क्या, बायर को उसकी सिक्योरिटी मिल जाए और सेलर को उसका पैसा मिल जाए, तो इसका मतलब सेटलमेंट डन है ना, काम खत्म। यहाँ पर ट्रेडिंग कंप्लीट हो गई, मैंने सेल करा था, मुझे पैसा मिल गया, और आपने परचेज किया था, आपको सिक्योरिटी मिल गई, तो उसी को कहते हैं सेटलमेंट। अभी सेटलमेंट कैसे होता है, तो बेसिकली सेटलमेंट का जो साइकिल है वो T+2 डे का होता है, रोलिंग सेटलमेंट बेसिस होता है, T+2 बेसिस होता है। अभी होता कैसा है, T+2 का मतलब था ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज, है ना। ट्रांजेक्शन प्लस 2 का क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज करिए आपने मंडे को ट्रांजेक्शन किया है, तो जो आपका सेटलमेंट होगा वो 2 दिन के अंदर हो जाएगा, वेडनेसडे तक आपका सेटलमेंट हो जाएगा, राइट। ये जो T+2 है, मतलब आप जिस दिन भी ऑफिशियल जो भी आपका वर्किंग डेज आता है, उस डेज में जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग हुई, उस दिन ट्रांजेक्शन डे हो गया, उस दिन से 2 दिन के अंदर आपका सेटलमेंट हो जाएगा।
तो सेटलमेंट का काम T+2 डे का कहता है और ये 1 अप्रैल 2003 से इफेक्ट में आया है। तो कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड बाय इन्वेस्टर्स ऑन पे इन डे विच इज बिफोर द T+2 डे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। सेटलमेंट के टाइम पे ट्रांजेक्शन्स तो क्लियर है ना, ट्रेडिंग हो गई। अब हमको T+2 डे मिला है, मतलब 2 दिन के अंदर वेंसडे तक मेरा पेमेंट, अगर मंडे को ट्रांजैक्शन हुई है तो वेंसडे तक मेरा पेमेंट सेटल हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? सेकंड डे तक मेरा पेमेंट सेटलमेंट हो जाएगा। अब सेकंड डे तक मेरी पेमेंट सेटल हो जाए तो उसके लिए मेरा काम पहले ही शुरू हो जाएगा ना। सेटलमेंट का मतलब तो क्या था कि भाई मेरी सिक्योरिटीज़ मेरे अकाउंट में आ जाए, या मैंने सेल किया तो मेरा कैश मेरे अकाउंट में आ जाए। पर तुम्हारे पास कैश कब आएगा? जब आपकी सिक्योरिटीज़ चली जाए। आपने सेल किया था तो सिक्योरिटीज़ आपकी गई होंगी आपके पास से, तभी तो कैश आपके पास आएगा। और सेटलमेंट तो तभी पूरा होगा, सेटल हो गया, काम खत्म। सेटलमेंट तो तभी पूरा होगा जब कैश आपके पास रिसीव हो जाए। इसका मतलब कि जो सिक्योरिटीज़ आपको देनी है या कैश जो देना है, ये सारा काम जो है इन्वेस्टर की साइड से T+2 के पहले ही हो जाना चाहिए, पे इन डे में हो जाना। उसको बोलते हैं पे इन डे। ट्रांजैक्शन होने के बाद ये जो 2 दिन सेटलमेंट का होता है ना, उसके पहले ही आपका पे इन डे हो जाना चाहिए, उसको कहते हैं पे इन डे। तो सपोज करिए कि मैं परचेज़ करने वाली थी तो T+2 में वेंसडे तक मेरा सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब मेरी सिक्योरिटीज़ मेरे अकाउंट में आ जाएंगी। लेकिन अगर मैंने सिक्योरिटीज़ परचेज़ करी है ना, तो परचेज़ करने के लिए जब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया, पैसा पता चल गया, तो मुझे वो पैसा जो है दे देना पड़ेगा, पहले ही दे देना पड़ेगा, तभी मेरे अकाउंट में सिक्योरिटीज़ आएंगी। सेटलमेंट T+2 का मतलब सिक्योरिटीज़ मेरे पास आ गई, मैंने परचेज़ किया था, लेकिन पेमेंट कैश तो मुझे पहले ही पे करना पड़ेगा ना। और अगर मैं सेलर हूँ तो उस केस में मुझे क्या होगा, मेरा सेटलमेंट कब होगा? जिस दिन मुझे कैश रिसीव होगा। लेकिन कैश तो मुझे तभी रिसीव होगा कि जब मैंने अगर सेल किए तो मेरे पास से सिक्योरिटीज़ चली जाए। तो जब मैं सिक्योरिटीज़ भेज रही हूँ या जो बायर है वो कैश पे कर रहा है, सिक्योरिटीज़ या कैश का पेमेंट जिस डे को होता है उसको बोलते हैं पे इन डे, राइट। अब दूसरा क्या आता है? पे आउट डे होता है। ये होता है ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मार्केट मेक अ पेमेंट टू द ब्रोकर, दिस कॉल्ड पे आउट डे। अब क्या होता है कि आपने तो पहले कर दिया, अब उस दिन T+2 को क्या होगा, एक्चुअल पेमेंट आपकी हो जाएगी। मतलब ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर जो भी एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज, वो ब्रोकर को आपकी पूरी पेमेंट आपको डिलीवर कर देगा, क्योंकि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज के थ्रू ही रोटेट हो रही है, ब्रोकर तो इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, कैश उन ब्रोकर को दे देगा, सिक्योरिटीज़ ब्रोकर को पे कर देगा। मतलब अब सिक्योरिटीज़ जिसने परचेज़ करी होगी उस ब्रोकर को दे देगा, कैश जिसने सेलर वाला जो ब्रोकर होगा उसको कैश दे देगा। तो बेसिकली जो ब्रोकर है उसको अपनी सिक्योरिटीज़ और कैश मिल जाती है T+2 डे को, उसको कहते हैं पे आउट डे। इस दिन पेमेंट डन हो गया, ठीक है। किसकी साइड से? एक्सचेंज की साइड से ब्रोकर को। क्लियर है? एक्सचेंज की साइड से ब्रोकर को जो होता है वो पे आउट डे हो गया। सिक्योरिटीज डिलीवर कर दी गई, कैश डिलीवर कर दिया गया। अब ब्रोकर का काम क्या रहेगा कि ब्रोकर उसको पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को दे दे। तो ब्रोकर के पास 24 घंटे का टाइम मिलता है। पे आउट जिस दिन हुआ, मतलब T+2 डे को पे आउट डे हुआ, पे आउट डे के 24 घंटे के अंदर ब्रोकर को क्या करना होता है, इन्वेस्टर्स को उनकी चीज़ दे देनी होती है। मतलब इन्वेस्टर्स को कैश दे देना होगा, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज दे देनी होगी, सेलर वाले इन्वेस्टर को पैसा दे देना होगा, बायर वाले इन्वेस्टर्स के अकाउंट में सिक्योरिटीज क्रेडिट कर देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमारा सेटलमेंट यहाँ पे डन हो जाता है, ठीक है। अब ब्रोकर ये जो डिलीवरी है शेयर्स की वो कैसे करता है, डीमैट फॉर्म में करता है, इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट, मतलब जो बायर वाला जो सेलर का डीमैट अकाउंट था उसके अकाउंट से सिक्योरिटीज़ को डिडक्ट करता है और सीधा बायर के अकाउंट के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। जैसे आप देखते हो ना ऑनलाइन जब आप पेमेंट करते हो, कभी आपने देखा ऑनलाइन जब आप पेमेंट करते हो तो जिस अकाउंट आपने पेमेंट किया तो जिसके अकाउंट में क्रेडिट होना वो डायरेक्ट जाता है, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया और जो रिसीवर था उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। आपको तो कुछ नहीं दिखा पर पैसा आपके अकाउंट से गया और सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। सेम ये बात कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज़ जो होती है, जो सेलर इन्वेस्टर है उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, जो परचेजर इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। वो फिजिकली आपको दिखेगा नहीं, वो ऑनलाइन वो चीज़ें उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो गए। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है ना, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो अब यहाँ पे सेटलमेंट डन हो गया। तो सेटलमेंट के लिए T+2 डे याद रखना है आपको, और याद रखना है एक पे इन डे होगा, एक पे आउट डे होता है। पे इन डे को क्या हो जाता है, मतलब T+2 के पहले ही सिक्योरिटीज़ दे दीजिए, कैश दे दीजिए। अब आप सिक्योरिटीज़ और कैश दे दिए तो आपको T+2 के टाइम पीरियड पे, मतलब जो पे आउट डे होता है उस दिन एक्सचेंज क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ और कैश ब्रोकर को डिलीवर कर देती है। अब ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है कि भाई सेटल हो गया, अब ब्रोकर क्या कर देगा, रिस्पेक्टिव कैश सेलर को दे देगा और आपका जो सिक्योरिटीज़ है वो बायर को दे देता है, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है और ये डायरेक्टली हो जाती है। यहाँ पे सेटलमेंट क्या हो जाता है, आपका डन हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस की।
सो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपने वो सिक्योरिटी खरीद रखी है ना, तो आपको अगर कैश चाहिए तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास वो सिक्योरिटी, अब कंपनी दोबारा तो खरीदनी नहीं जा रही है, अगर वो बाय बैक लाई तो खरीदी नहीं, तो नहीं खरीदेगी कंपनी। अब आपके पास वो सिक्योरिटीज़ है, आप उसको कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके लिए ये मार्केट अवेलेबल होता है, तो ये आपको लिक्विडिटी दे रहा है ना, आप जब चाहे उस सिक्योरिटीज़ को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिक फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है, कंटिन्यूअस मार्केट अवेलेबल कराना, कि सिक्योरिटीज़ जब चाहिए, जिस टाइम चाहिए, आप उसको परचेज करिए, उसको सेल करिए। तो इन्वेस्टर के पास पूरा चांस होता है कि पैसा इन्वेस्ट करना है तो कर दे, और डिसइन्वेस्ट करना मतलब सेल करके ख़त्म करना है तो वो भी कर दे, मतलब वो री इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का दोनों का चांस उसको हर टाइम मिलता है। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज क्या कर देते हैं, लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी हमेशा अवेलेबल रखती है, किसके लिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, सो बेसिकली जो शेयर प्राइस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है, मतलब मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई वो डिसाइड करती है। तो पूरा स्टॉक एक्सचेंज का जो पूरा मैकेनिज्म है ना, इतना कॉन्स्टेंट है, मतलब पूरे टाइम वो वैल्यूएशन करता रहता है, एकदम रियल टाइम में पूरी वैल्यूएशन होती रहती है सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस की, कि क्या सेलर क्या प्राइस कोट कर रहे हैं, बायर कितने हैं, क्या प्राइस कोट कर रहे हैं, वो पूरे टाइम करेक्ट वैल्यूएशन होती रहती है, और उसी के बेसिस पे एग्जैक्ट जो प्राइस है वो आपको वो फ्लोट होती दिखती है, कि क्या प्राइसेस बढ़ रही हैं या घट रही हैं, वो आपको दिख रही होती हैं। और बायर और सेलर को हमेशा इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप किसी भी, जैसे बहुत सारी मतलब साइट्स हैं जिनका अपना ऐप है, जो स्टॉक मार्केट का आपको ऑनलाइन दिखा सकती हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग का तरीका दिखाते हैं। ईटी मनी, आप उनके ईटी मनी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप देख सकते हैं कि रियल टाइम में कैसे सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, और वहाँ पे पूरा चीज़ लिखा रहता है कि मार्केट कैप क्या है, पीवी रेशियो क्या है, सब कुछ लिखा रहता है। तो पूरा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रियल टाइम में पूरी वैल्यूएशन होती रहती है सिक्योरिटीज़ की। तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी, आपकी सिक्योरिटीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो वहाँ की डिमांड एंड सप्लाई से आपको पता चल जाता है। मार्केट वैल्यू वो आपको यहाँ स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाती है, कि पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट में क्या वैल्यू है, उसकी शेयर की प्राइसेस क्या चल रही हैं, और सारी कैलकुलेशन, मैक्सिमम कैलकुलेशन अकाउंटिंग में इसी बेसिस पे होती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज क्या देता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन देता है, क्योंकि प्रॉपरली ये सेबी के थ्रू रेगुलेट होता है, पूरा डिफाइंड इसका प्रोसीजर होता है, सारा लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड है, हर एक के लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड हैं, तो पूरा ट्रांजैक्शन बहुत सेफ एंड साइड होता है और कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो जब चाहे डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, जब चाहे री इन्वेस्टमेंट कर दे अपनी सेविंग्स को, तो उनको अपनी सेविंग्स को, अपनी एवेन्यूज़ को प्रॉपर चैनलाइज करने का तरीका मिल जाता है। इससे वो कैपिटल फ्रेम कर सकते हैं। अगर वो कैपिटल फ्रेम कर पाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे, क्योंकि कैपिटल फ्रेम करेंगे तो उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं बिजनेस में लगाएंगे, कहीं कुछ लगाएंगे, और बट ऑब्वियस बात है इकोनॉमिक ग्रो करती है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट आपको एक फिनांस का अच्छा ऑप्शंस दे देता है ना। आप अपनी सेविंग्स को इक्विटी में, डेब्ट में इन्वेस्ट करके एक अच्छे से पोर्टफोलियो तैयार करके अपनी कैपिटल फ्रेम कर पाते हैं। सो ये इकोनॉमिक को ग्रो करने में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस, फीचर्स और इसके ओवरव्यू, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। अब अगर हम बात करें इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पे इस वक्त जो अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, और सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट मतलब अगस्त 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 7 स्टॉक एक्सचेंज हमारे यहाँ एक्टिव हैं। 28 से भी ज़्यादा स्टॉक है, मतलब प्रॉपर जो लिस्ट दी गई है वो 28 स्टॉक एक्सचेंज की दी गई है जो एक्सपायर कर गए। मतलब हर एक स्टॉक एक्सचेंज जो फ्रेम होता है उसकी एक डेट होती है कि वो कब तक रिकॉग्निशन में रहेगा। तो उन 28 स्टॉक एक्सचेंज की डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो जो अभी हमारे पास 7 स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे उसमें BSE है, मुंबई का है, परमानेंट है वो, मतलब इसका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं है कि 2023 में या 2024 में एक्सपायर कर जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे 28 स्टॉक एक्सचेंज के साथ है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो 7 है वो अभी करेंटली चल रही है, इसमें BSE परमानेंट है, और वो ये स्टॉक एक्सचेंज किन सिक्योरिटीज़ में डील करता है, तो सेगमेंट परमिटेड, क्या क्या इनको डील करने की परमिशन मिली, इक्विटी में, इक्विटी डेरिवेटिव में, करेंसी डेरिवेटिव में, कमोडिटी डेरिवेटिव में, डेफ्ट में, इन सब में इनको मिली हुई है। इसी तरह कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है,
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड है। बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज परमानेंट है और सिर्फ कमोडिटी डेरिवेटिव में डील करता है ना। अब कमोडिटी डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब आपके कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कोई भी हो, तो कमोडिटी को डील करने के लिए बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है, ये भी परमानेंट है, नवी मुंबई में इनका ऑफिस है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको आप जानते हैं NSE है ना, तो ये आपका मुंबई में, ये भी परमानेंट है और ये भी सारी ही कमोडिटीज़ को, सारी ही उसको सिक्योरिटीज़ को डील करता है, राइट। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये 7 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो वर्किंग में हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने स्टॉक एक्सचेंज की मीनिंग को, उनके फीचर्स को, फंक्शंस को, उनके ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स को और कितने स्टॉक एक्सचेंज को डील कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम डिपॉजिटरी, उनके डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस को डील करेंगे।